नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका सेशन स्टार्ट होता है किसका? साइंस की क्लासेस का, जिसमें मैं अभी फिजिक्स करा रहा हूं और आपकी डिमांड के आधार पर मैंने फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज लेके कराना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको रोजाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कराता हूँ। और यहाँ पे जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं वो इस सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से आप जब शेयर करोगे तो उन साथियों को हेल्प मिलेगी जो साथी तैयारी करना चाहते हैं। किसकी? रेलवे की तैयारी। तो अभी आपको फोन उठाना है, शेयर का बटन दबाना है। शेयर बटन दबाने के बाद में अपने स्टेटस पे, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो या फिर आपके कोई दोस्त हैं, उनको भेजना है और उनको इनवाइट करना है यहाँ पर आने के लिए, और उन्हें बताना है कि यहाँ पर आपकी फिजिक्स की क्लासेस हैं जो चैप्टर वाइज चल रही हैं। उन चैप्टर वाइज सीरीज जो चल रही है, उन चैप्टर वाइज सीरीज में आपको वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आपके क्वेश्चन, यानी जो आपके चैप्टर, जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हैं, चित्रांश, योहान, गुड इवनिंग। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज का मतलब है कि मैंने आपको मोशन और यूनिट वाला चैप्टर जो है वो करा दिया है। थर्ड जो चैप्टर है वो आपका है फोर्स और मोमेंटम। ठीक है, अब जो है वो आपका फोर्स और मोमेंटम को पढ़ना है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि वास्तव में फोर्स होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो फोर्स जो होता है, अगर फोर्स की बात आती है तो फोर्स एक तरीके का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बल, और बल होता क्या है जिसे कहते हैं बल? ऐसा धक्का या बल ऐसा खिंचाव है जो क्या करता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। बल धक्का या खिंचाव है जो क्या करेगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेगा। ठीक है, अब परिवर्तन किस आधार पर करेगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है तो किस आधार पर करता है? अगर मैंने बोला कि वस्तु चल रही है, तो वस्तु अगर चल रही है तो उस वस्तु को क्या कर सकता है? उस वस्तु को रोक सकता है। और अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसे चला सकता है। या फिर कह सकते हैं कि वस्तु अगर चल रही है तो वहां पे हम फोर्स लगाकर उसकी गति को बढ़ा सकते हैं और उसकी गति को यहां पे कम कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि जो फोर्स होता है वो वास्तव में क्या है? ये फोर्स है क्या? ये वास्तव में एक्सटर्नल एजेंट होता है। क्या होता है? ये एक्सटर्नल एजेंट है। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य। ठीक है, तो ये क्या है? बाह्य एजेंट है। बाह्य का मतलब, मैंने बोला कि ये क्या है? ये आपके कोई पेन मान लीजिए, इसमें क्या होगा? जड़त्व होगा। अब जड़त्व जो होता है वो इंटरनल एजेंट है। अब इस जड़त्व को क्या करेगा? इस जड़त्व को कोई फोर्स, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, या फिर मान लो मैं बाहर ही हूं और इसको धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा? तो मैंने इस पे जो फोर्स लगाया वो क्या है? एक्सटर्नल लगाया। या फिर कहेंगे ये जो था हाथ मेरा, ये इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट था, जो जिसने क्या किया? इसकी स्थिति में परिवर्तन किया। तो यहां था, यहां से मैंने इस पे फोर्स लगाया, यहां पे आ गया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन किस वजह से हुआ? एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, बाह्य सोर्स की वजह से। और वो बाह्य सोर्स ही आपका क्या है? वही आपका फोर्स है। मैंने कर दिया है शेयर, बहुत बढ़िया। अगर शेयर कर दिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाना है, क्योंकि सुनता कौन है? दोस्त ही सुनते हैं सबसे पहले तो। इसके बाद में अब बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है बल का? बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इक्वल टू एम ए। तो बल इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। जहां पर m क्या है? m आपका यहां पे मास है, और a क्या है? यहां पे एक्सेलरेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बल एक वो राशि भी हो गई जो एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब किसी रुकी हुई वस्तु को आगे बढ़ा रहा है, गति दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल जो है वो गति को भी प्रदान करता है। तो यहां पर यही बात है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब बल की एक परिभाषा और बनती है। वो बल की परिभाषा मैं पहले बाद में बताऊंगा। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो F बराबर एम ए की यूनिट क्या बनेगी? m से हो जाएगा आपका किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। तो एक न्यूटन की अगर वैल्यू पूछी जाए तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसका बिमी सूत्र की बात करें, बिमी सूत्र का मतलब होता है जो आपका MLT के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब MLT के रूप में अगर इसे प्रेजेंट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका m
L T-2, ये आपका बिमी सूत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे मैंने क्या बताया कि अब जो बल होता है इसके कई टाइप होते हैं। बल जो होता है इसके कई टाइप होते हैं, जिसमें मैं कहता हूं प्रबलता के आधार पर। टाइप में मैं अगर प्रबलता की बात करूं तो इस प्रबलता के आधार पर जो बल के टाइप होते हैं वो दो होते हैं। अब दो कौन से होते हैं? प्रबलता के आधार पर दो होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका जिसे कहते हैं संतुलित, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड, जिसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका असंतुलित, जिसे कहते हैं अनबैलेंस। अब यहां पे बात कौन सी आती है? इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क यह है कि जहां पर फोर्स अगर दोनों तरफ से इक्वल लगाएगा, यहां भी मैंने बोला कि 10 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा है और इस साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स यहां पे 0 होगा, क्योंकि वस्तु ना तो खिसकेगी ना ही उस वस्तु पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहां पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 10 न्यूटन इस साइड से भी और 10 न्यूटन इस साइड से भी लग रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए, तो जो हम यहां पे फोर्स की गणना करने वाले हैं, यहां पे फोर्स की वैल्यू निकालने वाले हैं, वो संतुलित से निकलेगी या फिर असंतुलित से निकलेगी? तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा असंतुलित से निकलेगी, क्योंकि यहां पर ही हम वैल्यू को पता लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला अगर ये 10 न्यूटन है और इस साइड से आपका 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहां पे नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स कौन सा होगा? नेट फोर्स हो जाएगा आपका 15 से 10 माइनस हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन अगर इस साइड ज्यादा है तो वस्तु इसी साइड में क्या करेगी? इसी साइड में गति करेगी। और अगर गति करेगी तो इसका मतलब क्या है? वहां पे त्वरण होगा, वहां पे एक्सीलरेशन होगा। इतनी बात यहां पे मैंने थोड़ा सा आपको यहां पे बता दिया है। बाकी आपके लिए और भाई बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। पेशी बल होता है, घर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। अगर मैं कांटेक्ट की बात करूं तो जहां पर मैं जिस चीज को पकड़ पा रहा हूं, यहां पे क्या होगा? जहां पर ऐड, तो यहां पे बात आ जाएगी कांटेक्ट फोर्स में, जहां पर कांटेक्ट हो पा रहा है। अब कांटेक्ट किससे होगा? एक तो होगा आपका पेशी बल से, जहां से मैं अपनी उंगलियों से या फिर अपने मसल्स के यूज कर रहा हूं वहां पे। दूसरा होता है घर्षण बल। तो अगर ये वस्तु इस जगह पे रखी है तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने पर ये वस्तु थोड़ा सा चलने का विरोध करेगी, और जो विरोध में काम कर रहा है वही आपका घर्षण बल है। और ये कब लगेगा? जब कांटेक्ट होगा किससे? सरफेस से। ठीक है, नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं, जहां पे कांटेक्ट हुआ भी नहीं तब भी वहां पे फोर्स काम कर रहा है। चुंबकीय बल, ठीक है, मैग्नेट, जो दो मैग्नेट होती हैं वो भी आपस में क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। दूसरा विद्युत बल, तो विद्युत बल भी क्या है? ये भी आपका नॉन कांटेक्ट है। इसके अलावा गुरुत्वीय बल है, वो भी आपका नॉन कांटेक्ट है। तो यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता दिया, और फोर्स से रिलेटेड अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो मैं यहां पे क्या है, इसलिए इसको आपको बताता हूं क्योंकि थोड़ा सा क्या होगा कि पता चल सके कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आगे चलते हैं। आगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और सामने आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है? आपका कहता है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ए कहता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान परिवर्तन होता है या नहीं। बी कहता है वजन, सी कहता है घर्षण के कारण बल, और डी है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो इनमें से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मान नहीं बदलता है? तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। और चित्रांशी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। चित्रांशी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोगों का आंसर पता नहीं, लेकिन अभी तक जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग चित्रांशी ने आंसर दे दिया है, और वो आंसर है चित्रांशी यहाँ पे गलत आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान जो होगा, ये द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है। क्या आंसर होगा इसका? द्रव्यमान आंसर होगा, मास होगा। ये मास कहीं पर भी नहीं बदलता है, और हमेशा याद रखना जो बदलता है वो क्या है? वो वजन है। जिसमें चेंज आ जाए वो आपका क्या है? वजन है। और जिसमें चेंज ना आए वो क्या है? वो है मास। तो इसी वजह से अगर मैं यहां पे हूं, और यहां से होने का मतलब है कि अगर मैं चंद्रमा पे जाऊं, चंद्रमा पे जाने का मतलब क्या होगा? तो मेरा वेट कम होगा या फिर मेरा मास कम होगा। तो याद रखना वो हमेशा मास कम, वो सॉरी वेट कम होगा, या यहां पे मास कम नहीं होगा। वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है।
मेरे में तो सही चल रही है, मेरे में तो सही ही चल रही है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पे ये आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे आप पृथ्वी के बाहर हो, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे हो, चाहे आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाओ, मास जो है वो नहीं बदलता है। बदलता है तो वो क्या बदलेगा, वो वेट बदलेगा, और वेट बदलने का मतलब है कि आपकी ग्रेविटी बदल रही है और इसी वजह से वेट में चेंज आ रहा है। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नहीं रुक रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर रुक रही है, वैसे मेरे में नहीं रुक रही है, अगर आपके में रुक रही है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं फिर से। मैं खुद देखता हूं तो मैं खुद रुका हुआ होता हूं, चलो छोड़ो। हाँ जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। अगला है पूजा। गुड इवनिंग पूजा। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आ गया सेकंड, जिसमें क्या कहता है 450 न्यूटन, एन का मतलब यहां पे न्यूटन से है, 450 या 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, और सामने आपके ऑप्शन हैं ये, और इनमें से आपको बताना है कि जो 450 न्यूटन का वजन वाली जो लड़की है उसका भार क्या होगा, बता दीजिए। सॉरी, वजन वाली लड़की जिसका द्रव्यमान क्या होगा। हाँ अब ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका आंसर बताओ कि अगर मुझसे पूछा गया है कि 450 न्यूटन वजन है किसी लड़की का, उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका मास क्या होगा। पूजा ने आंसर दे दिया है 45.9 केजी, और चित्रांशी का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखते हैं कि यहां पे क्या है, 450 न्यूटन है भार, भार का मतलब होता है डब्लू, और डब्लू का मतलब हो गया 450 न्यूटन। ठीक है, अब पूछा क्या गया है मुझसे, मुझसे पूछा गया है मास पूछा गया है, और मास निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है भार का होता है, और भार बराबर जो होता है वो क्या होता है, एम जी होता है। डब्लू बराबर जो होता है एम जी होता है, और ये वास्तव में क्या होता है, भार वास्तव में है क्या, ये अपने आप में एक फोर्स ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन का फोर्स कहते हैं। यानी जो एक्शन हम कर रहे हैं, एक्शन का मतलब जो हम एक्शन लगा रहे हैं या अपने आप फोर्स लगा रहे हैं पृथ्वी पर, उसका जो रिएक्शन हो रहा है वही रिएक्शन क्या है, वही रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, वजन कहलाता है। तो यहां पे W बराबर हो जाएगा आपका mg, और W जो दिया है ये क्या है 450 न्यूटन, और m का हमें निकालना है, और g कितना होगा 9.8 होगा, जहां से हम m निकाल सकते हैं 450 अपॉन 9.8 से, और 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, तो आंसर आएगा आपका 45.9 केजी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऋतु कुमारी 45.9 है, पूजा का 45.9 है, और चित्रांशी चौहान ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहां पे आपको दिए हैं दो बल, एक दिया है 10 न्यूटन और दिया है 5 न्यूटन का। अब क्या होगा, दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं। तो मान लो यहां पे क्या हो रहा है, ये आपकी कोई वस्तु है और इस वस्तु पर एक ही दिशा में दो बल कार्यरत हैं, एक है आपका 10 न्यूटन का और एक है आपका 5 न्यूटन का। तो पूछा जा रहा है कि दो बल अगर एक वस्तु में लगाए जा रहे हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। हमें यहां पे नेट फोर्स की बात की जा रही है, कुल बल की बात की जा रही है, तो कुल बल यहां पे निकालना है कितना होगा। ए बी सी डी आपके सामने चार ऑप्शन है और आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। एक बात याद रखना कि यहां पे आपको टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आप अगर इस बेस पे निकाल रहे हो कि 10 न्यूटन ये हो गया और 5 न्यूटन और लग रहा है, तो इसका मतलब है 15 न्यूटन आंसर होगा। तो आंसर कहीं ना कहीं 15 न्यूटन सही है, लेकिन यहां पे याद रखना है कि जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इसको मानूं F1 और इसको मानूं F2, तो फॉर्मूला जो यूज होता है परिणामी बल के लिए, जब यहां पर दिशा दी हो, और दिशा मुझे दी है, और दिशा क्या है
एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में अगर फोर्स लगता है तो दिशा के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 0 डिग्री का कोण बढ़ेगा तो मेरे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसमें 0 डिग्री का कोई यूज नहीं होता। तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा यूज होगा। और ये क्या किस में वैल्यू है, ये रूट के अंदर वैल्यू है। और यहां पर यही याद रखना है कि जब भी आपके सामने जब भी परिणामी बल की बात आए तो परिणामी बल निकालने के लिए हमेशा थीटा की यूज होगा। और थीटा यहां पे क्या है, अगर दिशा दी है तो थीटा का यूज होगा, एक ही दिशा में है तो इसलिए थीटा बराबर है 0। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं थीटा बराबर 0 के अकॉर्डिंग निकालूं तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इस बेस पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका F2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2F1 F2, जहां पर cos थीटा जो है वो है आपका 1। तो यहां आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो क्या होगा, जो आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा F1 F2 का होल स्क्वायर, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। अब रूट को यहाँ पे मैं खत्म कर दूं तो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर है, वहां से मैं इसको बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से ये क्या आया 10 प्लस 5 आया, और वैल्यू जो निकल के आई वो 15 न्यूटन की निकल के आई। इसी वजह से आंसर आपका 15 न्यूटन है। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपके सामने बता दिया गया है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा जब हमें दिशा दी हो। अगर यहाँ पे दिशा दी जाती, कहां पर दिशा अगर दी जाती कि परिणामी बल निकालिए, अगर विपरीत दिशा में जा रहा होता, एक बल विपरीत दिशा में लगा होता, तब क्या करते, 15 न्यूटन, बिल्कुल 15 न्यूटन ही आंसर होगा। अगर मुझसे ये बोला जाता कि जो फोर्स है यहां पर दोनों फोर्स तो ये लग रहे हैं, अगर यहां से फोर्स जो लगता और थीटा दिया होता तब क्या करते, तो यहां पर दिशा जो है वो विपरीत दिशा की अगर बात करेगा तो कोण जो बनेगा वो आपका 180 का बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाएंगे तो वहां पे कोण आपका 90 का बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे दिया गया यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। यहां पे m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसको जमीन से उठाया जाता है h ऊंचाई तक, ठीक है। तो जमीन से उठाने का मतलब ये वस्तु यहां पे रखी थी, इसको मैंने क्या किया, इसको उठाया, उठाने के बाद में इसको कहां तक उठाया, h ऊंचाई तक। तो जो ऊंचाई दी है वो क्या है, ये h है, और यहां पे h ऊंचाई पर वस्तु को उठाया, तो ये जो वस्तु है ये उठकर कहां आ गई, यहां तक आ गई, ठीक है। अब यहां तक आई, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कहता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। भाई किसी चीज को उठाओगे तो उठाने पर क्या होगा, बल तो लगाना पड़ेगा। अब बल जो काम करेगा वो यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने माना फोर्स यहां पे काम करेगा, ये तो मैंने मान लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है, तो आवश्यक न्यूनतम बल इनमें से किसके समान होगा। तो आपको पता है जो यहां पे फोर्स लगाया जाएगा वो फोर्स क्या होता है, ma होता है। लेकिन कोई वस्तु ऊपर की ओर काम करे या फिर नीचे की ओर काम करे तो वहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या यूज होता है, यहां पे ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन यूज होता है, जिसे कहते हैं F बराबर mg। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वस्तु के बारे में F बराबर mg की बात आए तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया आपका एक्शन, और रिएक्शन इसका जो होगा वो क्या होगा, वो यहां पे काम करेगा W। तो ये क्या हो जाएगा, जो F बराबर mg है ये क्या बन जाएगा, W बराबर mg। और W बराबर mg का मतलब है ये क्या है, ये अपने आप में वजन है, अपने आप में भार है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वस्तु का वजन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जिसमें से केवल ऋतु कुमारी का आंसर आया है और किसी का आंसर नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है ये पता नहीं, जबकि मैंने आपको अभी ही बताया है कि यहां पर वजन जो होगा, यानी जब हम भार और द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहां पर वजन जो होता है वो यहां पर फोर्स ही होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। और अगर मैं किसी वस्तु को उठाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। उस वस्तु को उठाने के लिए मुझे उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना उस वस्तु में क्या है, वजन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए
5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। 2 सेकंड की अवधि है, 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है और वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो वस्तु का पहले वेग कितना था, 4 था, आगे वेग बढ़ाने पर कितना हुआ, 7 हो गया। इसके बाद में प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी हमें फोर्स की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। नेट नहीं चल रहा है, अब मेरा तो चल रहा है, मेरे में तो एक्सीलेंट दिखा रहा है। एक बार उसको रिफ्रेश कर लो तो शायद हो सकता है चल जाए, लेकिन यहाँ पे मेरा नेट तो सही है, आप लोग देख लो। और आप लोग बोल रहे हो तो उस हिसाब से मेरा जो वीडियो है वो वीडियो भी रुक नहीं रहा है। अभी प्रेजेंट में वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, तो मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप देख लो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ। ऋतु कुमारी, चित्रांशी चौहान और पूजा, तीनों लोग बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। कि यहां क्या बोला गया है, एक स्थिर बल कितनी सेकंड के लिए लगाया जा रहा है, तो मुझे टी बराबर दिया है सेकंड कितना, 2 सेकंड मान लिया। अवधि के लिए 5 किलोग्राम का क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, तो m बराबर क्या दिया है यहाँ पे 5 किलोग्राम दिया है। अब यहां पे फिर बताया इसने कि वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड किया जाता है। चित्रांशी चौहान ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वो चेक करना पड़ेगा क्या आंसर होगा। तो पहले कितना है 4 मीटर, तो प्रारंभिक वेग जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग मतलब पहले जो वेग था वो कितना था, 4 मीटर पर सेकंड था। इसके बाद में जो अंतिम वेग हुआ, अंतिम वेग कितना हो गया, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया। इतनी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे इतनी चीजें यहां पे दी हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें मुझे यहां पे दी हुई थी, तो मैंने यहां पे नोट कर ली। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है कि यहां पर फोर्स क्या होगा। अब फोर्स बताने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं F बराबर ma यूज करूंगा। लेकिन मुझे यहां पे एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है। अब मैं क्या करूं, तो एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है तो मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पता है मुझे क्या है, वो a बराबर b माइनस यू अपॉन टी होता है, ये मुझे पता है। यानी वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो a बराबर वेग जो है वो कौन सा है, अंतिम, तो अंतिम है आपका 7 और आपका प्रारंभिक कौन सा है वो 4 है, और t मुझे कितना दिया है 2 दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/2 आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन का। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है बस। m कितना है आपका 5 है और a कितना है आपका 3/2, जो कि हो जाएगा आपका 15/2। और 15/2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 7.5। और फोर्स की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है 7.5 न्यूटन। बिल्कुल पूजा, ऋतु कुमारी, चित्रांशी चौहान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 7.5 न्यूटन या फिर 7.5 न्यूटन निकल के आया। अब बात करते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो मुझे लग रहा है इजी है, यहां पे कुछ दिया ही नहीं गया है। आपका एक दिया है 2 किलोग्राम की वस्तु है, यानी यहां पे m दिया है, ये तो हो गया आपका m 2 kg। इसके बाद में क्या दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो एक्सेलरेशन दिया गया है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये तो निकालना क्या है, बल निकालना है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है F बराबर ma, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। तो F बराबर ma मतलब हो जाएगा 2 × 4 और 4 का मतलब हो गया यहाँ पे 8 न्यूटन। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये तो देख के ही आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। मेरोस हेलो झांसी सिटी, पंडित जी का स्वागत है। चित्रांशी चौहान का आंसर नंबर डी, बिल्कुल ऋतु कुमारी डी आंसर है आपका। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अब मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत में, वीडियो में शुरू में ही बता दिया था कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। और यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। और पूछा क्या गया है कि निम्न में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। फोकस किस पे करना है, क्योंकि हम जहां पर अटकते हैं ना वो यही है, नहीं है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो असंतुलित बल के लिए नहीं है।
ऑप्शन आपके सामने चार हैं। कहता है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ए कह रहा है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, यहां पे असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। बी कहता है एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, सी है आपका वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, और डी कहता है आपका एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो बता दो इसमें कौन सा आंसर होगा। झांसी सिटी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोगों का आंसर क्या होगा, इसमें क्या आंसर आना चाहिए, तो कोई आंसर नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, ठीक है, और यहां पे मैंने बोला दोनों तरफ से बल लग रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका कोई वस्तु है और यहां पे एक व्यक्ति जो है वो इस साइड से बल लगा रहा है, एक व्यक्ति जो है वो इस साइड से बल लगा रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों के अकॉर्डिंग अगर यहां पे फोर्स क्या है 10 न्यूटन है और यहां पे फोर्स क्या है 5 न्यूटन है, या फिर अगर 10 न्यूटन होता तो ये संतुलित बल हो जाता। यहां पे ये क्या है असंतुलन की स्थिति में है, और असंतुलन की स्थिति में है तो क्या मतलब हो गया कि जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा, जहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पे क्या होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी, मोशन की अवस्था में आएगी, यानी गति की अवस्था में आएगी, और गति की अवस्था में आएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका त्वरण होगा। यहां पे क्या होगा, एक्सलेशन होगा, यानी उसका त्वरण भी होगा, और गति क्या, गति भी आएगी, इसका मतलब उसके पास में धीरे धीरे करके वेग भी आना स्टार्ट हो जाएगा। किस वजह से आया, नेट फोर्स की वजह से। और नेट फोर्स कैसा है, यहां पे जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर जीरो होता तो वो संतुलन की अवस्था होती है, संतुलित बल होता, बैलेंस्ड फोर्स होता, लेकिन यहां पे जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो वो क्या है, असंतुलित की अवस्था में है। और बोल क्या रहा है कि अगर असंतुलित अवस्था में है तो वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, जबकि यहां पे अगर मोशन हो रहा है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यहां पे पूछा गया जो प्रभाव नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जहां पर गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। सही का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक। बाकी आपका गति होगी तो गति होगी तो मोशन होगा, और ये कब होगा, जब आपका नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो, वो जीरो ना हो। अगर जीरो है तो वो बैलेंस्ड है, और जीरो नहीं है तो वो कैसा है, अनबैलेंस्ड है। लो सर, दे दिया जवाब इन लोगों ने गूगल से। गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं भी बढ़िया हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हो। गौरी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आके क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्या कहता है आपसे कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो दो समान बल का मतलब क्या है, ये आपका कोई वस्तु और यहां पे एक फोर्स और यहां पे एक फोर्स, इसका मतलब है दो समान है, तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। अब बात कर रहा है, अब बात करें कि विपरीत दिशा में है, क्योंकि विपरीत है, एक इस साइड से लग रहा है और एक इस साइड से लग रहा है, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल कैसा हो जाएगा। सर देखो, अब मैं इसमें इतना ही बोलूंगा कि कुछ चीजें इग्नोर की जाती हैं, और इग्नोर करो, पढ़ो बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर सब लोगों का आ रहा है बी, तो बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर जो परिणामी बल होगा, तो परिणामी बल का मतलब नेट फोर्स जो होगा, वो नेट फोर्स क्या होगा, जो आपका फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, तो इस साइड से भी 10 है, इस साइड से भी 10 है, तो क्या आया, जीरो आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसे, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, संतुलित बल। जहां पर आपका संतुलित बल लग रहा है वहां पे फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इसीलिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका असंतुलित बल होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया गया एक वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है 85 केजी, और 85 केजी के अलावा यहां पे वेग दिया गया है 60 मीटर पर सेकंड। वस्तु का संवेग निकालना है, तो यहां आप बताइए संवेग क्या होगा। इसका आंसर दो। यहां पे आंसर क्या होगा, नाइन्थ का आंसर आ चुका है ऋतु कुमारी का, सी आंसर।
देखो यहाँ पे अगर लड़ने आए हो तो मैं तो कहूँगा कि देखो लड़ाई मेरी क्लास में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी होती है वो मेरी क्लास से ही स्टार्ट होती है। बाकी आप लोग दूसरा जो क्लास चलती हैं उन क्लास में आप शांत हो जाते हो, हर बार मेरी क्लास में ही लड़ाई करते हो। पता नहीं क्यों, मुझसे क्या दुश्मनी है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लड़ना है। भाई लड़ने से बेटर है कि यहाँ पे पढ़ लो, वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लड़ाई से ज़्यादा काम आने वाला है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर वहाँ पे मिल गए तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कि ये कर दूँ वो कर दूँ। ठीक है, आंसर आपको खुद से लगाना होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी पे आ जाओ, यहाँ पे यही काम आने वाला है। अब आ जाओ इस पे कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी का है, तो वस्तु का द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू 85 केजी, और दूसरा क्या दिया गया है, वेग, तो b क्या है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड, और वस्तु का संवेग निकालना है, और संवेग क्या होता है p इक्वल टू हमें निकालना है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो p इक्वल टू एम बी होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा आंसर निकाल सकता हूं 85 का मल्टीप्लाई 60 से करके, और 85 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1500, तो क्या आया 1500, और संवेग का मात्रक क्या होगा, मास का क्या होता है किलोग्राम, और वेग का क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बाकी एक जो आंसर आ रहे हैं उन पर, हाँ जी निशा सिंह बिल्कुल सही आ रहा है। चलो छोड़ो इन चीजों को, बातों को छोड़ो, इस पर आओ, ये पढ़ो। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग दिया है, जो आपका मास है वो क्या है m/2, एक जीरो ज्यादा टाइप हो गया भाई, सैलरी में एक जीरो टाइप ज्यादा हो जाए वो बेटर है, यहां पे एक जीरो ज्यादा टाइप होगा वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बता दीजिए कि m/2 द्रव्यमान है, अगर इसका m/2 द्रव्यमान है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कैपिटल M मानूं द्रव्यमान तो यहां पे क्या दिया गया द्रव्यमान m/2 दिया है, और कोई वस्तु जिसका वेग 2b है, अगर मैं कैपिटल वेग b मानूं तो वेग मुझे क्या दिया है 2b दिया है। तो मुझे संवेग निकालना है, तो संवेग का फॉर्मूला अभी बता दिया कि p बराबर जो होता है वो mb होता है, m की वैल्यू क्या दी गई है m/2 है, और b की वैल्यू जो है वो 2b है, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो संवेग का जो फॉर्मूला आया वही सेम आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि अगर मैं द्रव्यमान को आधा कर दूं, अगर द्रव्यमान को आधा कर दूं और वेग को दुगना कर दूं तो वहां पर संवेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो द्रव्यमान आधा और हम जो आपका वेलोसिटी है उसको दुगना कर देंगे तो वेग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राधे राधे भाई हर्ष, बिल्कुल सी रितु कुमारी ने आंसर दिया है बी, तो बी आंसर सही है। झांसी का आंसर डी गलत है, गौरी ने बी आंसर दिया है, निशा सिंह का एम बी बिल्कुल सही है। जो एम बी दे रहे हैं तो वहां पे बस इतना है कि अगर द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वेग दुगना कर दिया जाए तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जबकि आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अगर होगा तो यहां पर द्रव्यमान क्या है m/2 और वेग क्या है 2b, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या होगा इसके संवेग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब क्या हो गया, मैंने तो अब कुछ नहीं बोला है। चित्रांशी चौहान आंसर देना है, जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, बाकी अदर जो चीजें चल रही हैं उन चीजों से हटना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 आपसे यहां पे क्या कह रहा है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग, एक गतिमान वस्तु है, इसका संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये किसी ना किसी पर डिपेंड करता है, ये बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सबसे बेस्ट होगा। अगर द्रव्यमान, इसकी बात आती है संवेग की, तो संवेग के लिए यहां पर इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा ये बताना है। ए क्या कहता है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भाई बिल्कुल सही है कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है,
P इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, mb होता है। अगर mb होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बात तो सही है, ये ऑप्शन तो मेरे अकॉर्डिंग सही दिख रहा है। बाकी पढ़ते हैं कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो यहां पे ये कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग पर, तो ये क्या है, द्रव्यमान और ये वेग है। तो सही बात है कि कोई भी गतिमान वस्तु है तो वहां पर द्रव्यमान उसका मास और उसके वेग पर दोनों पर निर्भर करेगा। फिर कहता है सी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, जबकि यहां पर वॉल्यूम की बात नहीं की गई है, तो ये सी गलत हो जाएगा। और डी कहता है गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, तो केवल वेग पर निर्भर नहीं करता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, एम बी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, मास पर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे कि मास तो बदलता ही नहीं है, तो मास नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एक वस्तु के बारे में बात की जाए, अगर यहां पे मैं ईंट के बारे में बात करूं और बुलेट के बारे में यानी गोली के बारे में बात करूं, तो दोनों का मास अलग अलग है। लेकिन अगर मैं सेम वैल्यू, अगर मास यहां पे क्या है, इसका मास ज्यादा है और इसका मास क्या है, कम है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को सेम रखूं, वेलोसिटी सेम रहे, तो इफेक्ट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, वो गोली का इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर मैं वेग को यहां पे सेम कर दूं, तो वेग को सेम करने पर क्या होगा, साइकिल, कार, ट्रेन अगर हैं तो इनमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा या सबसे ज्यादा संवेग किसका होगा, तो ट्रेन का होगा जिसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो झांसी सिटी आंसर बी हो गया है, ऋतु कुमारी आंसर बी है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है 10 जूल, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होगा बता दीजिए। अब संवेग तो मैंने बता ही दिया, P बराबर mb होता है। अब यहां पे बताना है कि हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 जूल है, और यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसके अलावा मास दे रखा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, P बराबर क्या होगा। और ऑप्शन ए आ रहा है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और झांसी ने आंसर दिया है बी। चलिए और कोई आंसर देगा, निशा सिंह ने आंसर दिया है 2। तो अब यहां पे मैं बता दूं क्या आंसर होगा। तो मैंने अभी बताया काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है वो क्या है, वो है आपकी 10 जूल। ये तो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। और m बराबर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 200 ग्राम। ठीक, 200 ग्राम दिया गया है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, संवेग क्या होगा, यानी P बराबर निकालना है। अब P बराबर निकालने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक तो मास होना चाहिए और एक वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन मेरे को क्या दिया गया, केवल मास दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। और अगर हाफ mv स्क्वायर है तो फिर क्या होगा, अब यहां पे मैं वैल्यू को रखता जाऊंगा। अब वैल्यू को रखोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुझे 10 जूल दी है। अब 1/2 mv स्क्वायर, यहां पे मास जो है मैंने ग्राम की जगह पे, आंसर जो आ रहा है वो किलोग्राम में आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 kg। बस यही चेंज करना है, बाकी आपको वैल्यू रखनी है। 1.2 0.2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो निकल के क्या आएगा, अगर मैं पॉइंट हटा दूं, पॉइंट से इसको कर दूं 10, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर 10 टू 10 हो जाएगा 100। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या है, कोई 100 जूल। और अगर यहां से मैं निकालूं तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 जूल ही निकल के आएगी। सॉरी 10 जूल क्यों आएगी, मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आएगी। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये तो वेलोसिटी की निकल के आई। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है P। P का मतलब संवेग, तो P बराबर क्या होगा, m b होगा। और m मुझे दिया गया है 0.2 और b वेलोसिटी मैंने कितनी निकाली, 10 निकाली है, तो ये क्या आ जाएगा 2।
और वेग का क्या होता है, सॉरी संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बस आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए, और जिन लोगों का ए था बिल्कुल सही आंसर था। कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और मुझे संवेग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला का यूज कर लूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे है। अगर हाफ एम बी स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, वेलोसिटी को निकाल लूंगा, और अगर वेलोसिटी मैंने यहाँ से निकाल ली तो मैं संवेग के फॉर्मूले में इसका यूज कर लूंगा। और संवेग के फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम भी होता है। m मुझे पहले से दिया था, वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी से मैंने वेलोसिटी निकाल ली, अब मैं आंसर निकाल दिया। आंसर निकल के क्या आया, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आंसर आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहां पे चित्रांशी चौहान, मेरा आंसर ठीक हो, गिव मुझे अवार्ड। अच्छा, तो अवार्ड तो फिर ऐसे तो मैं हर आंसर पे अवार्ड ही देने लग जाऊं, मैं तो लुट जाऊंगा, और जबकि मैं पढ़ा कैसा रहा। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, यहां पे वेग को दुगना कर दिया जाए, तब इनमें से क्या फर्क होगा, संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। दूसरा कहता है संवेग 3 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 2 गुना। डी कहता है संवेग 4 गुना, गतिज ऊर्जा 3 गुना। अब इसको कैसे करोगे, तो बस इतना करना है कि यहाँ पे मुझे क्या दे रखा, बस एक वैल्यू बताई इन्होंने कि कैपिटल बी यानी वेग जो है वो मैंने क्या कर दिया, 2v कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो अगर वेग जो होगा दुगना हो जाएगा तो मैंने माना P1 इक्वल टू हो जाएगा mb, और एक समीकरण जो बनेगा वो P2 बनेगा, वो हो जाएगा m मल्टीप्लाई 2v। सही से लिखते हैं, चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका P1 mb और P2 हो जाएगा आपका m इंटू 2v। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास में 2 इक्वेशन बन गई। अगर 2 इक्वेशन बन गई, ए आंसर चित्रांशी का सी, निशा सिंह का सी है। पूजा ने बताया संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। बाकी देखते हैं, झांसी का आंसर है चारों। ठीक है, अब बात करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 में यहां से निकालूं तो बस वैल्यू को रखो mb और m इंटू 2b, m इंटू 2b, m से m कैंसिल, b से b कैंसिल, तो P1 यहां पे हो जाएगा P2 इक्वल टू 2P1। ठीक है, तो मेरे यहां से संवेग का क्या निकल के आया, तो यहां पे संवेग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। संवेग 2 गुना हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 4 गुना ये दे रखा है, 4 गुना ये दे रखा है, 3 गुना ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मैं बाकी चीजें अभी और बताऊंगा, वैसे मैंने इसी से आंसर निकाल लिया क्योंकि मेरा संवेग आ चुका है। अगर गतिज ऊर्जा की बात आती है तो गतिज ऊर्जा के लिए फिर वही चीज लगा दो। गतिज ऊर्जा के लिए मैं क्या करूंगा, E1 माना, E1 हो गया आपका हाफ एम बी स्क्वायर, और E2 हो गया क्या, E2 हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर, का मतलब 2b स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। ठीक है, तो अब E1 और अपॉन E2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा नीचे अब हाफ, और ये भी आपका हाफ यानी 1/2, और ऊपर बचा 4। कुछ गड़बड़, अच्छा हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। E1 E2 ओपन क्या बचा, E1 अपॉन E2 बचा 1/4। तो ये क्या निकल के आएगा, E1 इक्वल टू या E2 इक्वल टू 4E1। जिससे क्या समझ में आया, जिससे ये समझ में आया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुना, संवेग 2 गुना, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। गुरुजी मेरा उत्तर सही है, उल्टा कर दिया, अरे उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए चित्रांशी ने आंसर दे दिया है, बाकी सब लोगों के आंसर आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज मुझे पता नहीं क्यों आंसर ज़्यादातर सही आ रहे हैं, ए ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक हल्के और एक भारी पिंड, एक है हल्का पिंड और एक है आपका भारी पिंड। अब गतिज ऊर्जा समान है, दोनों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, समान है। तो यहां पे बताना है कि किसका संवेग ज्यादा होगा।
ये तो मुझे लगता है देख के आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है, हल्के पिंड का संवेग ज्यादा होगा। बाकी और कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? हल्के पिंड का पूजा ने बता दिया, ठीक है, पूजा का आंसर आ चुका है, हल्के पिंड का यहाँ पे आंसर होगा। बाकी और लोग बताइए क्या आंसर होने वाला है? निशा का आया है हल्के पिंड का, झांसी का आया है सी, और सी क्या है यहाँ पे? भारी पिंड का, और चित्रांशी बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी। और जिन लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं, आंसर होगा भारी पिंड का। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे भारी पिंड का क्यों? तो किस पे डिपेंड करता है? ऋतु कुमारी ने डी बताया, दोनों का संवेग समान होगा। क्यों समान होगा? हट जाऊं? लो ऋतु कुमारी, सर यहाँ पे पूछा गया है कि किसका यहाँ पे कि एक हल्का है और एक भारी पिंड है कि गतिज ऊर्जा समान है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? यहाँ पे ट्रेन के जैसे टक्कर होती है, टक्कर करने के बाद में वो बात आती है, वहां पे संवेग की बात आए तो दोनों का समान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर एक भारी पिंड है और एक हल्का पिंड है, इन दोनों का संवेग किसका ज्यादा, दोनों में से किसी का ज्यादा होगा या कम होगा? तो वो भारी पिंड का होगा, क्योंकि P बराबर यानी संवेग बराबर क्या होता है? एम बी होता है। अब आप बताओ एम क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है, अगर मैं यहाँ पे एम की वैल्यू रखूं 10 किलोग्राम, ठीक है, और दूसरे m है इसकी वैल्यू m2 की वैल्यू रखूं 50 किलोग्राम, अब बताओ किसका संवेग ज्यादा निकलेगा? m के भाई b के वेलोसिटी के साथ में मैंने वेलोसिटी मान ली 10, दोनों की मान ली 10 मीटर पर सेकेंड। अब बता दो क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो p का मान आएगा 100, और 10 का मान 50 से करूंगा तो कितना आएगा? 500। तो किसका ज्यादा होगा संवेग? तो वो तो ज्यादा भारी वाली चीज का होगा ना। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, जिसका उसका संवेग भी ज्यादा होगा। वो बात यह है कि अगर वो द्रव्यमान को ज्यादा बता रहा है, वेग को कम कर दे, तब आएगा आपका, तब वहां पे वैल्यू अलग अलग आएंगी। लेकिन इसने वेग के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका संवेग भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेग कैसा है? यहाँ पे वेग जो है यहाँ पे दे रखा है इसने, वेग जो यानी गतिज ऊर्जा जो है वो इन दोनों की समान है, और अगर समान है तो इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैंने बताया अभी था, क्या नाम है उनका, ऋतु कुमारी, तो मैं तो क्लास में भी बताया था मैंने कि जब आपको मान लो कि ये साइकिल है, एक साइकिल है, एक कार है, और एक आपका क्या है? ट्रेन है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? साइकिल है मान लो, यहां पे तीनों का वेग समान है, तीनों चल रही हैं 50 मीटर पर 50 तो ज्यादा हो जाएगा साइकिल के लिए, मैंने बोला 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही हैं तीनों, ये भी 40 से चल रही है, ये भी 40 से चल रही है, ये भी 40 से चल रही है, तो साइकिल, कार और ट्रेन तीनों चल रही हैं। अब आप बताओ किसका संवेग ज्यादा होगा? अगर साइकिल से टक्कर लगती है तब क्या होगा? चोट कम लगेगी ज्यादा लगेगी? हल्की सी चोट लग जाएगी, लेकिन कुछ होगा नहीं। कार से अगर टक्कर लगती है तो हो सकता है हड्डी वड्डी टूट जाए, लेकिन अगर ट्रेन से टक्कर लगे इसी वेग पर, वेग समान है, 40 की स्पीड है, लेकिन यहां पे ट्रेन से टक्कर लग जाए ना, शरीर का पता नहीं चलेगा। तो बस इतना ही है कि दोनों में, तीनों में यही देखना है कि अगर समान वेग है तो द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। तो इन तीनों में ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा है तो ट्रेन का संवेग भी ज्यादा होगा, ट्रेन का इफेक्ट भी ज्यादा पड़ेगा, ट्रेन से फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आंसर आ गया भारी पिंड का। आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा घर्षण के बारे में यानी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सही नहीं है, यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घर्षण बल जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है, तो यहां पे ये बात तो सही है कि घर्षण बल क्या करता है? अगर संपर्क सतह है तो मैंने बोला कि आपके पास में ये क्या है, ये आपका एक कोई पिंड है, और ये पिंड कहां पे रखा है? किसी सरफेस पर रखा हुआ है, इस तरीके से सरफेस पर रखा हुआ है। तो होगा क्या कि वो बल, वो कैसा बल है? जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो यहां पे आप देखो कि इन यहां पे संपर्क हो रहा है यानी कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो यहां पर अगर मैं फोर्स लगाऊं इस साइड, कोई व्यक्ति आता है वो आपका फोर्स लगाता है इस साइड, तो क्या होगा? तो
इसकी गति के विरोध में जो फोर्स काम करेगा उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जब किसके विरोध में काम करता है, तो संपर्क तल के, यानी संपर्क में दो सतहों का संपर्क तल जो होता है, इसके विरोध में, इसकी गति के विरोध में जो काम कर रहा है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है। ठीक है, चित्रांशी का आंसर है सी। चलिए देखते हैं। हमें चित्रांशी एक बात याद रखना है कि यहां पे एक चीज हम नहीं, जो नहीं देखते हैं वो है आपका नहीं। ठीक है, तो हमें यहां बताना है कि इनमें से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, बाकी सही होता है तो देखते हैं। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो ये तो क्या है, ये भी सही है कि घर्षण बल कौन सा, कि यहां पे बोला गया घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का काम करता है। फिसलने का मतलब ही स्लाइड करना है। अगर स्लाइडिंग का काम कर रहा है तो वो स्लाइडिंग घर्षण, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग को सर्पी घर्षण कहते हैं, तो वो सर्पी घर्षण होगा। ये बात ठीक है, मान ली। सी क्या कहता है, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। तो मशीनों में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो किसकी, उसमें क्या होगा, ऊर्जा का अपव्यय होगा और टूट फूट का कारण है। अगर वहां पे घर्षण ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से टूट फूट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वहां पे क्या यूज किया जाता है, जो आपका ऑयल होता है, मशीनों में हम ऑयल का यूज करते हैं या फिर वॉल बेरिंग का यूज करते हैं। वॉल बेरिंग कैसी होती है, गोल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। या फिर कहेंगे वहां पे ऑयल का यूज करते हैं, जिससे भी क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो ये टूट फूट का कारण हो सकता है घर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। ये तो बात सही है कि बॉल बेरिंग से यहां पे घर्षण कम हो जाएगा, लेकिन रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये यहां पे गलत है। क्योंकि रोलिंग घर्षण जो है, अब रोलिंग क्या है, लोटने कहलाता है। अभी इसको मैं बता देता हूं, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। तो ये बताता हूं, जैसे एक वस्तु ये रखी है और एक वस्तु जो है वो ये है, दोनों की बात करते हैं, दोनों वस्तुएं हैं। अब दोनों वस्तुओं में ये रखी हुई है इस तल पे, ये क्या है, आपका तल है। ऐसे ही यहां पे ये जो तल है, यहां पर भी ये तल है। अब मैंने क्या किया, इसको तल को थोड़ा दूर रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे मैं लगाने वाला हूं क्या, पहियों का यूज करने वाला हूं। इसमें हो गए पहिए। अब आ जाओ इसमें। ठीक है, जब कोई वस्तु यहां पर क्या होगी, वस्तु ये रखी है किसी जगह पर। अब किसी जगह पर रखने पर क्या होगा, मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाने पर इसको क्या करता हूं, धक्का देता हूं। धक्का देने पे क्या होगा, इसका घर्षण बल कहां कहां काम करेगा, पीछे की ओर काम करेगा, अपोज करेगा। तो लेकिन यहां पे फोर्स जो होगा वो मेरा ज्यादा हो जाएगा, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। इसलिए वस्तु क्या करेगी, इसलिए वस्तु स्लाइड करेगी। क्या करेगी, स्लाइड करेगी, यानी गति की अवस्था में हो जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा गति नहीं करेगी। ऐसे ही ये वाला यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसका कांटेक्ट फोर्स क्या कर दिया, कम कर दिया। कांटेक्ट कितना कर दिया, बस इतना इतना पार्टी तो कांटेक्ट कर रहा है। तो यहां पे आप बताओ, अब मैं अगर इसमें फोर्स लगाता हूं, कम भी फोर्स लगाऊंगा तब भी क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे कांटेक्ट फोर्स कम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे फोर्स जो है वो क्या होगा, यहां पे फोर्स ज्यादा, या फिर कहेंगे फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से यहां भी होगा ज्यादा। और अगर ज्यादा होगा तो यहां पे वस्तु क्या करेगी, लेकिन वस्तु में पहिए लगे हैं जिस वजह से क्या करेगी, रोल करेगी, यानी लुढ़केगी। तो अब यहां पे बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो मान होगा वो किसका मान होगा, वो तो एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्थैतिक। इसके अलावा दूसरा स्थैतिक से कम कौन सा होगा, जिसे कहते हैं स्लाइडिंग यानी सर्पी। और तीसरा जो होता है वो रोलिंग। तो रोलिंग का मान जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। और यहां पे दिया था कि सबसे ज्यादा होता है, यही गलत दिया था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आर डी डी, जिनका आंसर डी है वो सही है, ऋतु कुमारी, चित्रांशी चौहान, झांसी सिटी, डी आंसर के साथ में है। तो बिल्कुल सही आंसर है, जो कि क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मान होगा वो आपका स्टैटिक का होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना भी फोर्स लगा लो वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स काम करेगा, सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो उसी पर काम करेगा जो बढ़ नहीं रही है। क्योंकि वहां पे क्या है, जितना मैंने फोर्स लगाया वो उतना काफी नहीं। मैंने, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, ये बोर्ड है, मैं इसको नुकसान तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अब मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाता हूं पीछे की तरफ से। अब मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं, बोर्ड नहीं खिसकता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे घर्षण बल क्या है, ज्यादा है। इसके बाद पीछे की दीवार से सटा हुआ है, इस वजह से। वो कहां है, वो कौन,
क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप के कारण रुक जाता है, किस कारण से रुक जाता है? ये तो आंसर आप तुरंत ही बता दोगे कि ए आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण, केंद्र अभिमुखी घर्षण या केंद्र पसारक। केंद्र पसारक, पता नहीं कहां से ऑप्शन आए ये, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक लगाने पर यहां पे कार रुकेगी, और रुकेगी क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार है वहां पे क्या होगा? घर्षण बल काम करने लग जाएगा, और घर्षण की वजह से क्या होगा? घर्षण की वजह से कार धीरे 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 करके बाद में रुक जाएगी। तो आंसर तो इसका घर्षण बल हो जाएगा, तो जो कि मैंने बता दिया, आंसर मिल चुका है। ठीक है, झांसी सिटी चित्रांशी चौहान, पूजा ने बताया घर्षण, चित्रांशी चौहान ने भी, पूजा का, ऋतु कुमारी का, सबका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घर्षण बल कहां कार्य करता है? ए कहता है यहां पे, वो तो मुझे पता नहीं, मैं पढ़ लेता हूं, डिलीट कर लेते हो लेकिन मैं पढ़ लेता हूं। ए कहता है यहां पे बल की दिशा के लंबवत, बी कहता है यहां पे बल की दिशा में किसी कोण पर, सी है यहां पे बल की दिशा में, और डी है बल की दिशा के विपरीत। और यहां पे डी आंसर आ चुका है पूजा का, चित्रांशी चौहान का आंसर आया है ऐड, और ऋतु कुमारी का आंसर आया है 1। चित्रांशी चौहान बता रहे हैं डी, झांसी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। और मैंने अभी बताया है कि घर्षण बल जो होता है वो कहाँ काम करता है। ये अगर घर्षण बल यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है और इस वस्तु पर रखी हुई है, तो संपर्क तलों के अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने पर ये वस्तु आगे नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इसका संपर्क तल ज्यादा है, इसका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो अपोज में काम करता है। फोर्स अगर इस साइड लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज में काम करेगा। तो आंसर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर भी इसके बाद में भी आंसर आ चुका है गलत, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, सी आंसर दिया है, वो आंसर बिल्कुल गलत है। पूजा ने और ऋतु कुमारी ने एक एंड नहीं है, एक आंसर नहीं है। अच्छा, बल की दिशा के लंबवत तो आंसर है ही नहीं, बल की दिशा के विपरीत काम करता है घर्षण बल। ये तो मैं 2-3 बार बता चुका हूं, क्वेश्चन आ चुका है। डी आंसर है बिल्कुल बल की दिशा के विपरीत। और पूजा का आंसर सही है, ऋतु कुमारी का सही है, और चित्रांशी चौहान का आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जब कार है एक मोड़ लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वो कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है? तो मान लीजिए एक कार है, ये इस मोड़ पर आगे बढ़ती है। ठीक है, अब कार तो मैं बना नहीं पाऊंगा यहां पे, फिर भी ये मान लो ये कार चल रही है, कौन सी कार है ये नहीं पता, लेकिन चल रही है, बन तो नहीं पा रही है। फिर भी मान ले, मैं इस पे लिख देता हूं, लिखने पे मान लेना कार है, ये है कार। ठीक है, अब ये कार यहां से चलती है, चलने पर क्या होता है? वो कौन सा बल है? अब इस पर जब ये मोड़ पर आएगी, तो मोड़ पर आने पर यहां पे 2 बल काम करते हैं। गुड नाइट सर, शिखा कुमारी सीधा आके गुड नाइट, खत्म, टाटा बाय बाय, फरारी कार। तो पूजा ने आंसर दिया है अपकेंद्री बल, चित्रांशी का आंसर आ चुका है बी, बाकी झांसी सिटी ने आंसर दिया है ए। तो यहाँ पे ये कार है, जब ये आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने पर मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया, लेकिन छोड़ के नहीं जानी है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ने पर क्या होगा? यहाँ पे एक बल जो है वो केंद्र के बाहर काम करता है, और एक बल जो है वो केंद्र के अंदर की ओर काम करता है। ठीक है, जब कार के यहाँ पे बाहर की ओर काम करेगा, ये बात याद रखनी है, जब भी कोई भी बल बाहर की ओर काम करता है तो वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल का मतलब है यहाँ पे कि अगर ये अपकेंद्रीय बल है तो अपकेंद्रीय बल जो है वो केंद्र के बाहर काम करेगा। ठीक है, अब होगा क्या? केंद्र के बाहर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो फोर्स काम करेगा, जो धक्का दे रहा है इसे, वो कौन दे रहा है? वो आपका अपकेंद्रीय बल दे रहा है। तो यहां पे आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो धक्का देने का मतलब है बाहर भागना। बाहर कैसे? कि आपने अगर कभी इस तरीके से कोई भी रस्सी बांधकर इस तरीके से घुमाया हो, तो घुमाने पर क्या होता है?
घुमाने पर यहाँ पर आपके दो फोर्स काम करते हैं। एक आपका अविकेंद्री बल होता है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, अविकेंद्री बल उसके अंदर टेंशन, टेंशन का मतलब है उस रस्सी में तनाव को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन तनाव के अलावा जो वहां पर फोर्स बाहर की ओर जो काम कर रहा है, वो बाहर की ओर जो काम कर रहा है वो कौन सा बल होगा, वो आपका होगा अपकेंद्र बल। तो यहां याद रखना एक होता है अविकेंद्र और एक होता है आपका अपकेंद्र। जो अपकेंद्र होता है वो होता है आपका कहां पर, वो आपका काम करता है केंद्र की ओर, ठीक है। और ये कहां काम करेगा, बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर काम करेगा, जिसे कहते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है तो ये फोर्स ही। अब यहां पे क्या होगा, जब मोड़ होगा तो मोड़ पर क्या होगा, घर्षण की वजह से बाहर की ओर धक्का लगने वाला बल क्या कहलाता है, वो आपका अपकेंद्र बल कहलाता है। जब यहां पर आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, अब वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, वहां पे मैंने क्या किया, कपड़े डाले, गीले कपड़े डाले। अब गीले कपड़े डालने के बाद में मैं क्या करता हूं, वृत्तीय गति कराता हूं, सर्कुलर मोशन करा रहा हूं। सर्कुलर मोशन कराने पर क्या होगा, वो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो बहुत तेजी से इस तरीके से घूमता है। घूमने पे क्या होता है, तो घूमने पे पानी के अंदर जो आपका सॉरी पानी के अंदर नहीं, कपड़े के अंदर जो पानी की बूंदें हैं, तो वो बूंदें क्या करती हैं, इस अपकेंद्र बल की वजह से बाहर की ओर भागती हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, बाहर की ओर धक्का लगता है उनको। तो बाहर की ओर भागने पर क्या होता है, तो जो वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं ना ड्रायर में, तो वो उनसे बाहर निकल जाती है। अब कपड़ा तो निकलेगा नहीं, कौन निकल सकता है, जो छोटा होगा, छोटा कौन है, बूंद है, तो बूंदें बाहर उनसे निकल जाती हैं, जिसके बाद वो घूमने पर आपको लगता है कि कपड़े सूख गए। तो कपड़े किस वजह से सूखते हैं, कपड़े अपकेंद्र बल की वजह से सूखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दूध से क्रीम का, दूध से हम जब मक्खन निकालते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, हम इस तरीके से, अब तो मिक्सी में चलता है, मिक्सी में आपका बहुत तेजी से घूमता है। घूमने पे क्या होगा, दो फोर्स काम करेंगे, एक अवकेंद्र की और एक अपकेंद्र की। अपकेंद्र बाहर की ओर धक्का देता है, बाहर की ओर धक्का जो लग रहा है, जिसकी वजह से जो आपका क्रीम जो होती है वो आपके बर्तन के किनारों पर जमा हो जाती है। किसकी वजह से, वो अपकेंद्र बल की वजह से। तनाव बल है कोई, ये तो टेंशन है। ऐसा चंदन बाल भी खाता है। अपकेंद्री बल का एक क्वेश्चन बताना, जैसे अपकेंद्री बल का है ऐसे ही। बता तो दिया, अवकेंद्री बल का है जैसे आपकी ग्रहों की जो गति होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपकेंद्री बल, यहां पे अवकेंद्री बल लगता है। अब आपने देखना, पृथ्वी है, पृथ्वी की बात करते चलो ये है आपकी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी का रोटेशन होता है, पृथ्वी घूमती है, इस तरीके से तो नहीं, यहां पे इस तरीके से ये पृथ्वी घूम रही है। तो घूमने पर क्या होगा, यहां पे दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स जो है जो आपको क्या क्या करेगा, धक्का देगा बाहर की ओर। एक फोर्स जो है जो आपको बाहर, इससे बाहर जाने ना देगा, यानी अंदर की ओर लगेगा। तो जो केंद्र की ओर लग रहा है, आप देखते ना कपड़ा इस तरीके से जब हम घूमते हैं तो घूमने पे क्या होता है, एक बल जो है वो बाहर की ओर धक्का देता है, एक बल अंदर की ओर खींचता है। तो जो बाहर की ओर जो फोर्स काम कर रहा है ये तो आपका अपकेंद्र है, और जो आपका जो टेंशन की वजह से, यानी यहाँ पे तनाव जो हो रहा है, या पे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण जो है, वो इस गुरुत्वाकर्षण को क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, ये इसे अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, इसे अपनी ओर खींचता है। तो खींचना, इस ये तो खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, बाहर की ओर धक्का दे रहा है, तो दोनों की वजह से ये सेंटर में रहती है। अब बात आती है कि पृथ्वी बीच में फुल गई है, पृथ्वी का कहते हैं ना, पृथ्वी बीच में फुलाव हो गया, के बीच में फुलाव ज्यादा हो गया है, वो किसकी वजह से हुआ है, ये अपकेंद्र अपकेंद्र बल की वजह से ही हुआ है। क्योंकि यहां पे अब पृथ्वी जो है वो यहां पे बीच में फूली हुई है, इस तरीके से है, ये वो सर्कुलर में ना होके ये इस तरीके की पृथ्वी आपको दिखाई देती है। ये अपकेंद्र और अविकेंद्र बल की वजह से होती है, क्योंकि अपकेंद्र जो है वो यहाँ पे गैसेस को बाहर की ओर धक्का दे रहा है, लेकिन अविकेंद्र जो है वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, यानी केंद्र की ओर उसको खींच रहा है। वो है आपका केंद्र की ओर जो खींच रहा है वो अविकेंद्री बल है, और उसके अलावा यहाँ पे सेंटर की ओर जो खींच रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ठीक है जी, रोटी खा लो गुरुजी। रोटी तो इसके बाद खाएंगे जब ये क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो आपके साथ बैठ के खाती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और साथ बैठने का मतलब है कि जब आपका, जब मतलब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब हमारी टीम का काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में बैठेंगे। समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन आ गया आपका 19।
और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है यहाँ से कि झूले पर बैठे लड़के की गति, अब लड़का झूल रहा है यहाँ पे, तो झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? ए है आपका एक समान, बी है आपका असमान, सी है वृत्तीय और डी है आवर्ती। तो बताओ लड़का जो यहाँ पे झूल रहा है वो झूलने वाली गति क्या होगी? इनमें से बताओ आंसर। पूजा ने बताया है mv²/r, चैत्रांशी चौहान बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए, झांसी सिटी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए है एक समान गति होगी। और इसी के साथ में यहाँ पे चित्रांशी चौहान और झांसी सिटी का बिल्कुल सही आंसर हो सकता था अगर वो दूसरा ऑप्शन चूज करते। ये आंसर तो यहाँ पे है गलत, ये तो है गलत। अब बताओ इसके अलावा, तो इसके अलावा याद रखना कि झूला जो है, ऋतु कुमारी का आंसर है सी, और सी है आपका वृत्तीय गति। तो भाई कौन सा झूला झूल रहे हो? मोस्टली जो झूला झूला जाता है ना वो ये वाला झूला जाता है जो सावन के झूलों में झूला झुलाया जाता है ना। मैं परदेसी यहाँ वापस आया, इस तरीके से गाना है, और यहाँ पे बात आती है कि इस तरीके का आपका झूला होता है। यहाँ पे ये जो झूला है, अब जो झूला यहाँ पे कोई लड़का अगर बैठा हो, मैं बैठा दूं, अगर बैठ जाए तो, अब मेरा लड़का तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा ही बनेगा, छोड़ो यार लड़का खराब बन गया। ये झूला जो है, अब ये झूला कौन सी गति करेगा? शिव राजपूत ने बताया बी आंसर, पूजा ने बताया आवर्ती, और पूजा बता रहे हैं फिर से आवर्ती, और चित्रांश चौहान बता रहे हैं बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये झूला एक साइड यहाँ जाएगा, दूसरी साइड फिर आएगा। तो यहाँ से ये मान लो आपका सेंटर है, सेंटर से क्या जाएगा, ये इस साइड जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये इस साइड जाएगा, तो अब फिर से वापस आएगा, वापस आने के बाद सेंटर पे आएगा, फिर सेंटर इस साइड जाएगा, फिर इस तरीके से झूला करता रहेगा, झूला इसी तरीके से झूलता रहेगा। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी गति होगी? तो ये होगी आपकी आवर्ती गति, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आवर्ती गति है कि वो ऐसी गति जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर खुद को दोहराती है, अपनी गति को दोहराती है, वो आवर्ती गति कहलाती है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, और दोहरा रहा है किस तरीके से, इस तरीके से, और वापस ऐसे जा रहा है। तो ये दोहरा रहा है ना, यानी जिस सेंटर पे ये वापस आएगा, यहां पे पहले इस साइड जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, फिर वो दूसरी साइड में जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, फिर इस साइड आएगा। तो इस तरीके से नाव वाला झूला है। आज मैंने ऑफलाइन में भी नाव की बात करी है, तो नाव वाले झूले की बात करी है, क्यों ऋतु कुमारी? तो यहाँ पे क्या है, नाव वाला झूला भी क्या है, वो भी आपका आवर्ती गति कर रहा है, इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड जा रहा है। तो ऐसा गति जो होती है, जो एक निश्चित पथ पर होती है और ये खुद को दोहराती है, ये आवर्ती गति कहलाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, घड़ी की सुई का, अब आप बोल रहे थे ना वो इस तरीके से वृत्तीय गति वाला भी, वो भी आपका आवर्ती गति में ही आएगा, क्योंकि वो आवर्ती गति है, वो अपने सेंटर पर इसी तरीके से घूमता हुआ जा रहा है। तो वो भी क्या है, घड़ी की सुई की गति हो गई, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना ये भी है, और झूले पर बैठा लड़का भी यहाँ पे चारों जो गति कर रहा है वो भी आपका आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। सब लाइक ठोंक दो इसी बात पर। मेला वाला झूला है सर, हाँ जी मेले वाला झूला है सर जी को प्रणाम भाई। अनुज कुमार प्रणाम भाई। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर लाइक नहीं करोगे तो इतना भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर कर दोगे तो बेस्ट है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। ये कोई फोर्स थोड़ी, फोर्स का चैप्टर चल रहा है लेकिन मैं फोर्स कर नहीं रहा कि ये करो वो करो, लेकिन हाँ कहना अलग बात है कि मैंने कह दिया, किसी और ने भी कह दिया कि लाइक कर दो या फिर शेयर कर दो, वो अलग चीज है भाई, करना तो अपने मन से ही है ना। चलो ये तो आपका फोर्स से रिलेटेड, यानी फोर्स हो गया आपका, मास हो गया और संवेग हो गया। फोर्स, मास और संवेग से रिलेटेड यानी मोमेंटम से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर दिया है, मैंने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, अगर लाइक कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फोर्स नहीं है, बस इतना है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब बात आती है इसी की, तो मैंने आपको संवेग यानी मोमेंटम, फोर्स यानी बल और मास यानी द्रव्यमान, इससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब यहां पर एक नए चैप्टर के साथ में कल फिर से मुलाकात होगी, एक नए चैप्टर के साथ में। हो सकता है मैं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके आऊं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें, और गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, जिसकी तैयारी आप पहले से करके आना, और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके वास्तव में पेपर में पूछे गए हैं।
मैं इस साइड यानी जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ना करा के, वो बाद में कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं होके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे हम PYQ के इस नाम से जानते हैं। तो PYQ हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे रोजाना चीजें मिल रही हैं। आप चैप्टर वाइज साइंस को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बाकी GS तो मैं नॉर्मली मिक्स करा रहा हूँ। सर आरपीएफ का एग्जाम कब होगा? तो शिखा कुमारी, आरपीएफ का एग्जाम जो है वो दिसंबर से, यानी जो आपका आने वाला है शायद दिसंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो अभी तक की न्यूज है जिसमें ALP और आरपीएफ और टेक्नीशियन ये जो एग्जाम है ये दिसंबर के बाद से स्टार्ट होंगे। बाकी रेलवे बोर्ड क्या कहता है वो तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही है कि दिसंबर से एग्जाम कराया जाएगा। सर ने मुझे सर मैं गुस्सा हूं आज से। मैंने किसे डांटी है? मैंने तो किसी को भी नहीं डांटा है। चलिए गुरुजी इंग्लिश लेके आना। किसकी इंग्लिश? ये भी बता दो इंग्लिश मतलब किसकी? एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो मतलब चैप्टर आता है यानी, और एक इंग्लिश होता है कि जो मेरे पास में क्वेश्चंस हैं इनका भी इंग्लिश में होना चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। अगर आपको SSC GD का GS पढ़ना है तो वो मेरी क्लास चल रही है, 12 बजे चलती है दोपहर में, और 12 बजे जो क्लास चलती है उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके SSC GD में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और शाम को यानी जो रात में जो क्लास चल रही है, ये क्लास जो है आपकी फिजिक्स की क्लास है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी मैं PYQs करा रहा हूँ जो आपका रेलवे से रिलेटेड है। तो अगर आपको रेलवे का साइंस पढ़ना है तो 9 बजे जुड़िए, और अगर आपको GS पढ़ना है तो दोपहर में 12 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में हम लोग आपसे रोजाना मिलते रहेंगे और आप इसी तरीके से मेरी क्लास में लड़ते रहोगे और इसी तरीके से झगड़ते रहोगे और पढ़ते रहोगे। तब तक के लिए जय हिंद और गुड नाइट।